नमस्कार। म्यूचुअल फंड मुश्किल दौर में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं अपने नोएडा स्टूडियो से। म्यूचुअल फंड्स के बाजार में एक शॉकिंग डेवलपमेंट कल शाम को हुआ जब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने ये ऐलान किया कि उनके 6 क्रेडिट फंड्स, जिसमें लगभग निवेशकों का 28,000 करोड़ रुपया निवेशित है, उनको बंद कर दिया जाएगा। ये एक वॉलंटरी वाइंड डाउन होगा और उन्होंने ये कहा कि जो बाज़ार में मुश्किलें हैं, खासकर बॉन्ड मार्केट्स में इलिक्विडिटी की कोविड द्वारा, तो परेशानी हो रही थी इस स्कीम को आगे चलाने में, और इसकी वजह से आज बाज़ार में आपने काफ़ी परेशानियां आती हुई देखी। सबसे पहले जो NBFCs हैं, जो इनसे फंड्स बोरो करती हैं, उनके स्टॉक्स पर आपने बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा। बैंक्स, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज चलाते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया। और उसके बाद आज सुबह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने निवेशकों के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक कॉल करी और उसमें कई ऐसी चीज़ें बताई जिसको ये समझा जा सकता है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चेष्टा की जा रही है। आपके सामने ग्राफिक्स पर सब कुछ चल ही रहा है। जो 5 या 6 बॉन्ड फंड्स हैं जो बंद हुए हैं फ़िलहाल, मैं उनका एक बार नाम ले देता हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क, जिसमें लगभग 4400 करोड़ के एसेट्स हैं। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक अक्रूवल फंड, जिसमें लगभग 3100 करोड़ के एसेट्स हैं। फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जिसमें 2500 करोड़ के एसेट्स। फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन, 2700 करोड़ के एसेट्स। फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, 7000 करोड़ के एसेट्स। और फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ के एसेट्स हैं। कुल मिला के 28,000 करोड़ जो है वो निवेशकों का इन फंड्स में फ़िलहाल रुका हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने इन स्कीम्स को ट्रस्टीज़ को दे दिया है और ये कहा है कि इनकी एक ऑर्डरली लिक्विडेशन होगी और जिस हिसाब से पैसा मिलेगा निवेशकों को तब दिया जाएगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल हमारे साथ नीलेश शाह साहब जुड़े हुए हैं। आप म्यूचुअल फंड, चलिए, नीलेश शाह साहब जुड़ चुके हैं। आप MD और CEO हैं कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। शाह साहब, आपका स्वागत है। साथ ही साथ निमेश शाह साहब भी जुड़ रहे हैं, जो कि MD और CEO हैं ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के। और मिलिंद बर्वे साहब, आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर HDFC एसेट मैनेजमेंट के। आप तीनों का स्वागत है। और इन तीनों जो हमारे साथ दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं, इसमें नीलेश शाह साहब फ़िलहाल चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के, जो कि अम्ब्रेला बॉडी है म्यूचुअल फंड्स की। और निमेश शाह साहब और मिलिंद भरवे साहब एक्स चेयरमैन हैं इस बॉडी के। तो इस चर्चा को और बढ़ाते हैं। चर्चा गहन है और प्रॉब्लम जो है वो संगीन। सबसे पहले नीलेश शाह साहब, मैं आपके साथ आऊँगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो समस्या है, क्या ये शॉर्ट टर्म की है? क्या निवेशकों को अपना पैसा मिलेगा और कितना हेयर कट आप उम्मीद कर रहे हैं? क्या पूरा पैसा मिलेगा और कब तक आप उम्मीद करते हैं कि ये होगा? शैल भाई, यह समस्या एक म्यूचुअल फंड में है। उनका पोर्टफोलियो कब लिक्विडेट होगा, कैसे लिक्विडेट होगा, उसके आंसर वही दे पाएंगे। बट मैं ये यकीनन कहना चाहता हूँ कि किसी भी इन्वेस्टर का पैसा उस फंड में से कहीं जाएगा नहीं। उस फंड में से जो भी पैसा रियलाइज होगा, जो सेबी रेगुलेशन इस वक्त ऑपरेटिव है, वो यह इंश्योर करते हैं कि वो सारा का सारा पैसा निवेशकों को देर सवेर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये बातें तो वही बता पाएंगे। जी, चलिए, शाह साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। मिलिंद भरवे साहब के पास पहुंचते हैं। आप हैं मैनेजिंग डायरेक्टर HDFC AMC के, और हमारे जो तीनों गेस्ट हैं लगभग 3 दशक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हैं और बहुत समय से आपने कम से कम 5 बुल मार्केट्स और 5 बेयर मार्केट्स देखे हैं। क्रेडिट क्राइसिस देखा है और ये समस्या लगभग 10-1 साल पहले भी आई थी जब हमने एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखा था। तो उस वक्त RBI और सेबी ने मिलकर बहुत अच्छी विंडोज़ खोली थी जिससे इन इंडस्ट्री को थोड़ा पैसा मिला था। भरवे साहब, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या समाधान है और आप कब तक उम्मीद करते हैं कि जो रिटेल निवेशक हैं, जो लगभग 1/3 हैं इस अमाउंट के 30,000 करोड़ के, उनको पैसा मिलेगा? जैसे कि नीलेश ने कहा, मैं भी
उसी बात को दोहराऊंगा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो निवेशक है उन्होंने जो उनके जो फंड में उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी ओर देखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि वो किस तरह से उसके जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स है वो किस तरह से उसकी बिकवारी होगी और किस तरह से उनको पैसा मिलेगा। और जैसे आपने पूछा हेयर कट कितना होगा, ये वैसे उसका एक अभी अनुमान लगाना जरा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से एक नॉर्मल कोर्स में अगले शायद 1-1.5 साल में वो पैसा मिलने की अच्छी गुंजाइश है। और मेरे ख्याल से ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के जो फंड मैनेजर्स हैं वो ही बता सकेंगे कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये किस तरह से ये पैसे की जो बंटवारा होगा किस तरह से उसकी रियलाइजेशन होगी और उस तरह से बंटवारा होगा यूनिट होल्डर्स के लिए। लेकिन मैं एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आमतौर पे जो लोग समझते हैं कि अगर क्रेडिट रिस्क फंड के नाम से जो फंड जाने जाते हैं उनका एक समझ हो जाती है लोगों में कि इसमें जो सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एक हाई क्रेडिट रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। हालांकि सच में बात ये सही नहीं है। सच की बात तो ये है कि जो क्रेडिट रिस्क फंड्स कहलाते हैं उसमें आम तौर पे जो हमारे ये जो फंड्स हैं इनमें AAA और कैश भी काफी मात्रा में होती है। लाइक समझ लो 20 से 30% इस फंड्स में AAA की इन्वेस्टमेंट होती है या थोड़ा कैश हो जाता है। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रेडिट फंड्स है या क्रेडिट रिस्क फंड है इसमें सारे इन्वेस्टमेंट्स हाई क्रेडिट रिस्क के नहीं होते। दूसरी बात ये है कि AAA और कैश के इन एडिशन AA और AA+ के जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो इस क्रेडिट रिस्क में कम से कम एडिशनल 50% होती है। यानी कि आमतौर पर 70 to 80% ये जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं इसमें AA या उससे बेहतर क्रेडिट रेटिंग वाले इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। क्योंकि ये क्रेडिट रिस्क फंड ये जो नाम से जो जाना जाता है उससे एक ऐसा लोगों को एक गलत फहमी हो जाती है कि इसमें सारी इन्वेस्टमेंट्स बहुत रिस्की है और उसमें पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं, इसकी गुंजाइश क्या होगी, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। क्रेडिट रिस्क फंड्स में भी अच्छे अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स होती है और उससे मेरे ख्याल से ये जो घटना हुई है कल रात को जो अनाउंसमेंट हुई वो मेरे ख्याल से एक एबरेशन है, एक वन ऑफ ऐसी घटना है। इसका एक रिफ्लेक्शन सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होना चाहिए और सारे जो दूसरे फंड्स बिल्कुल उसका कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। बड़वे साहब जी हाँ, बड़वे साहब ये बात तो जानी मानी है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी जो है उनकी रेपुटेशन पर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ये एक समस्या है जो इलिक्विड बॉन्ड मार्केट्स की वजह से आई है। निमेश शाह साहब को जोड़ते हैं, वो और बारीकी से बताएंगे कि इस समस्या के पीछे कौन से 1 या 2 अहम कारण थे जिसकी वजह से ये इलिक्विडिटी देखी गई और कब तक ये इलिक्विडिटी चलेगी और कब तक ये जो ट्रस्टीज हैं जो अब इन 6 फंड्स को संभाल रहे हैं वो इसको एग्जिट कर पाएंगे। निमेश जी, आपकी राय। सी व्हाट अब मिलिंद और नीलेश भी वही बता रहे थे कि जो टेम्पल्टन के फंड्स के बारे में जो बात है वो तो वही बता पाएंगे कि वो किस तरह से उनका डिसीजन लाएंगे। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, आपने पूछा था ये कैसे हुआ। एक हाईवे है, एक हाईवे पे काफी कार्स चल रही है और एक कार बहुत फास्ट जा रही है, 120, 130, 140 के स्पीड पे जा रही है और बाकी सब कार 80 की स्पीड पे चल रही है, 70 की स्पीड पे चल रही है, 90 की स्पीड पे चल रही है। अगर जो 130 पे चल रहा है उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका ये मतलब नहीं है बाकी सब कार्स में ड्राइविंग करना छोड़ दे, राइट? दैट इज द होल इश्यू दैट अगर किसी का इंटरेस्ट रेट हाई था, राइट, वेयर डज दिस हैपन इन हमारे कंटेक्स्ट में, म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में ये स्पीड क्या है? स्पीड इज द इंटरेस्ट रेट। आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट कब मिलता है? अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, राइट? इट इज नथिंग एल्स। इफ यू टेक मोर रिस्क यू गेट मोर इंटरेस्ट रेट। सो अगर मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट
वेदर इट इज मिलिंद जो है HDFC म्यूचुअल फंड है या कोटक म्यूचुअल फंड है या ICICI म्यूचुअल फंड है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो हम दे रहे थे उसमें जो लोगों को इंटरेस्ट मिल रहा था वो टेम्पल्टन के फंड से हमेशा कम था, राइट? सो उसमें रिस्क रिलेटिवली कम है, राइट? सो लोगों को सबको एक तरह से नहीं तोलना है। हमारा तीनों का आने का मकसद यही है कि ये अलग अलग टेम्पल्टन कैसे सुलटाएगा वो आपको टेम्पल्टन के CEO से बात करना पड़ेगा। हम आपको ये समझा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ओवरऑल क्या है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर 70% assets are AA minus and better than that, right? If 70% in a credit risk fund, if 70% of the assets are AA minus and better than that, सरकार के साथ बात करके there has to be some method of encashing those, क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड मार्केट में तो अगर आपके रिस्की एसेट्स नहीं है, नॉन रिस्की एसेट है, वो तो मार्केट में बेच के इन्वेस्टर का पैसा दे सकते हो। जी, ऐसा करते हैं निमेश भाई, नीलेश जी को इस चर्चा में सम्मिलित करते हैं। नीलेश भाई, आप दिल्ली बहुत आते रहते हैं, जो भी पावर में हैं आप उनसे बहुत वार्तालाप करते हैं। हम लोगों ने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में आज पता किया, उनके हिसाब से ये एक फ्रैंकलिन तक सीमित समस्या है और इसका कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है, ना डेट मार्केट को, ना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, और ना ही ओवरऑल इक्विटी मार्केट को। आप किस हिसाब से समस्या को देखते हैं? आप क्या सोचते हैं सरकार को क्या 2 कदम उठाने चाहिए जिससे ये समस्या जल्दी से जल्दी खत्म हो? मेरे हिसाब से उन्होंने जो अनुमान किया है वो बिल्कुल सही है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप डिवाइड करें तो एक तरफ नॉन क्रेडिट रिस्क फंड है, दूसरी तरफ क्रेडिट रिस्क फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है। 90% से ज्यादा हमारी एसेट नॉन क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड में आती है। वहां पे पोर्टफोलियो की क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसा निमेश ने बताया। लिक्विडिटी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है और उसमें हमने जो एक कैश फ्लो मिसमैच है हमारी रिडम्पशन के सामने हमारी एसेट्स है, उसको काफी बखूबी से मैनेज किया है। आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड के पास कोई बोरोइंग नहीं है। एक म्यूचुअल फंड 20% बोरोइंग कर सकता है रिडम्पशन को मीट करने के लिए या डिविडेंड पे आउट करने के लिए, पर आज की तारीख में जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है उसमें से किसी के भी पास बोरोइंग नहीं है। उनके पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी है ताकि डे टू डे रिडम्पशन हम नॉर्मली मीट करते रहे। 5 से 7% हमारा AUM क्रेडिट रिस्क साइड के ऊपर है। वहां पे जैसे मेरे सीनियर कलीग मिलिंद भाई ने बताया कि काफी लोग कंजर्वेटिवली क्रेडिट रिस्क मैनेज फंड करते थे और वहां पे भी पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छी है, लिक्विडिटी प्रोफाइल आज भी है और हम एक नॉर्मल रिडम्पशन जो होता है उसे बखूबी से मिल पाएंगे, बखूबी से दे पाएंगे। एक आइसोलेटेड इवेंट जो टेम्पल्टन में हुआ है उससे बाकी म्यूचुअल फंड्स में कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। एक्चुअली नीलेश भाई, परेशानी तो यहाँ पर ये है कि आप एक रिडेम्पशन प्रेशर देख रहे थे पिछले 1-2 महीने से फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के ये जो 6 फंड्स हैं, और फिर उन्होंने एक लेवल पर जाकर कहा कि जब बोरोइंग नहीं कर पा रहे वो, तो जो बचा हुआ इन्वेस्टर रह जाएगा इस फंड में उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरी इलिक्विडिटी का। समस्या ये है कि किस तरीके से बॉन्ड मार्केट्स को दोबारा लिक्विड किया जाए और उससे ये सेलिंग और बाइंग दोबारा हो। निमेश भाई, आप अरसे से इस सेक्टर को ट्रैक करते हैं, खासकर मनी मार्केट्स को। आपके हिसाब से कौन से 1-2 कदम ठोस उठाने चाहिए RBI को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को ताकि ये लिक्विडिटी वापस आए? क्वेश्चन इस बात का नहीं है कि एसेट क्वालिटी क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप AAA पेपर भी हो तो वो आप उस लेवल पर नहीं बेच पा रहे जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसके नीचे बिक रहा है। एग्जैक्टली। सो आपने बोला और मैं और एक आपने जो कहा कि इशू है कि हमारे पास एसेट क्वालिटी इशू नहीं है, लिक्विडिटी इशू है, पर लिक्विडिटी इशू आल्सो व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? लास्ट 2008 में भी हुआ था, 2013 में भी हुआ।
तभी आरबीआई ने क्या किया था, जब ये इश्यू आया था, आरबीआई आज इश्यू है कॉन्फिडेंस का। लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम पैसे मांगेंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे, राइट? वंस दैट कॉन्फिडेंस इज देयर, और नुकसान बॉन्ड बहुत महंगे नहीं बिकेंगे, राइट? इफ दैट कॉन्फिडेंस इज देयर, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू, देयर विल बी मोर इनफ्लोज इन द फंड। सो टू गेट दैट कॉन्फिडेंस, व्हाट वाज डन इन 2008 एंड 2013, एक स्पेशल लाइन क्रिएट की गई थी कि अगर म्यूचुअल फंड्स को उनके बॉन्ड बेच के दिए तो उसके लिए ये स्पेशल लाइन कर दी। केवल तो 2013 में हमको पूछा गया था कि आपने 2008 में हमने आपको लाइन दी थी और आपने यूटिलाइज तो की नहीं थी। तो मेरा कहना इतना ही है, केवल एक अनाउंसमेंट मंडे मॉर्निंग बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स, वी जस्ट नीड एन अनाउंसमेंट दैट अगर म्यूचुअल फंड को चाहिए तो लाइन है। दैट अनाउंसमेंट इज इनफ। उसके बाद बिल्कुल मुझे लगता है जरूरत भी पड़ेगी, लोगों को केवल भरोसा होना चाहिए। The idea of today, all three of us have come together to say that once people have confidence that if they need money, they can get money, then nobody wants the money. That is what has been seen 2 times earlier. So our government only needs to put that line in place. जी, तो ऐसा करते हैं निमेश भाई, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा हाजिर होते हैं और जाएंगे समय में वापस 2008-2012 में, जब आरबीआई ने एक बहुत ज़बरदस्त विंडो खोली थी म्यूचुअल फंड्स के लिए, जब ये क्राइसिस आया था फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स में। वो प्लान्स जो थे वो मैच्योर हो रहे थे और वहाँ पर पैसा नहीं था म्यूचुअल फंड्स को देने का, इलिक्विडिटी की वजह से। इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री पर, जो एक मुश्किल के दौर से फिलहाल गुजर रही है। आते हैं हम थोड़ी देर। नमस्कार, म्यूचुअल फंड मुश्किल दौर में आपका स्वागत है। दोबारा चर्चा हो रही है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की लेटेस्ट मूव पर, जहां पर उन्होंने कल शाम को 6 क्रेडिट रिस्क फंड्स पर रोक लगा दी, रिडेम्पशंस पर। लगभग 28,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टर्स का और निवेशकों का उसमें फंसा हुआ है। फिलहाल जो मौका उसमें देखा जा रहा है ये है कि लिक्विडिटी जनरेट नहीं हो पाई थी और इस वजह से इन फंड्स पर हल्की सी रोक लगाने को पड़ी। हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है। नीलेश शाह साहब कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ जुड़े हुए हैं। निमेश शाह साहब हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से, और एचडीएफसी एएमसी से मिलिंद भरवे साहब हैं। भरवे साहब, मैं आपके पास आऊँगा। सन 2008 में इसी तरीके की समस्या हुई थी, लेकिन वो म्यूचुअल फंड्स का एक और सेक्शन था फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ये प्लान्स जहां पर बहुत सारी कंपनीज ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से लोन लिया था बॉन्ड्स के अगेंस्ट, वो पैसा नहीं लौटा पाई, और जो रिडेम्पशन प्रेशर आया उस वक्त सरकार ने बहुत मदद करी थी, खासकर आरबीआई के द्वारा। आप क्या चाहते हैं इस वक्त आरबीआई, सेबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरीके के कदम उठाए ताकि ये जो समस्या हमारे सामने आई है ये कंटेजियन ना बने और आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या कोई और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन पर इस तरीके का रिडेम्पशन प्रेशर ना बढ़े? 2008 में जो बात हुई थी उसी तरह से ये बात वापस 2013 में दोहराई गई, और जैसा कि आपने कहा तो तभी 2 चीज़ों की कमी थी। एक तो लिक्विडिटी नहीं थी और लोगों में भरोसा नहीं था कि वो लिक्विडिटी है या नहीं है, और मुझे अपना रिडेम्पशन का पैसा वापस समय पे मिलेगा या नहीं। और आरबीआई ने 2008 में और फिर 2013 में, मुझे ठीक से याद है 2013 में, जहाँ पे टेपरिंग की वजह से डेट मार्केट्स में कुछ मुश्किलें पैदा हुई थी, तब आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक डेडिकेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट बनाई थी, जिसके अनुसार बैंकों के थ्रू हमको पैसा मिल रहा था हमारे जो बॉन्ड्स या सीडीज है या सीपीज है उसके अगेंस्ट। और जैसे कि मेरे कलीग ने कहा, निमेश ने, ये देखिए, ये फाइनेंशियल मार्केट्स में जब हम एक आम छोटे निवेशक के बारे में सोचते हैं, इसमें एक बड़ी आवश्यकता की चीज होती है, वो है भरोसा, जो है कॉन्फिडेंस। और आज जो हम ये जरूरी है, और आज हम तीनों इसीलिए आपके चैनल पे हैं कि हमारे आज जो निवेशक हैं उन्हें हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि ये जो बात हुई है टेम्पल्टन की, ये बात टेम्पल्टन तक ही सीमित है। और 2013 में, आज जो 2008 और 2013 में जो आरबीआई ने किया था,
वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट की थी। और उसमें महत्व की बात मैं आपको ये बताऊं कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट की सिर्फ अनाउंसमेंट की, और उसके जो अनाउंसमेंट होते ही कोई भी इन्वेस्टर रिडम्पशन के लिए नहीं आया, और ये लाइन काफी हद तक या मेरे ख्याल से पूरी तरह से अनयूटिलाइज्ड रही। तो ये क्या बताता है आपको? ये बताता है कि ये जरूरी नहीं है कि जो आपको लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत लोगों को या म्यूचुअल फंड को बहुत सारा पैसा देने की जरूरत है। ये बात सही नहीं है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट इसलिए जरूरी है कि लोगों को भरोसा रहे कि अगर किसी भी हालत में म्यूचुअल फंड्स पे रिडम्पशन का प्रेशर आए तो म्यूचुअल फंड्स के पास ये लाइन ऑफ क्रेडिट की उपलब्धि है, जिसके थ्रू ये पैसों की अरेंजमेंट हो सकती है। और ये सिर्फ लाइन ऑफ क्रेडिट एस्टैब्लिश करने की वजह से लोगों में भरोसा हो जाता है कि इसमें मुझे कोई रिडम्पशन के लिए भागने की जरूरत नहीं है। और मेरे लिए जैसे मैंने कहा, आज ये भरोसा की बड़ी जरूरत है कि ये कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा, क्रेडिट क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स के में जो क्रेडिट फंड्स है उसमें अच्छी है। ये सारे क्रेडिट फंड मिला के हार्डली 4-5% है हमारे टोटल जो डेट जो बिजनेस है, डेट का जो कारोबार है। ये जो समस्या कुछ बहुत थोड़े परसेंटेज में सीमित है। बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं बरवे साहब, जरा इस इंडस्ट्री को और बारीकी से देखते हैं। चर्चा करते हैं नीलेश शाह साहब से, कोटक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आप एमडी और सीईओ हैं। नीलेश जी, आपके हिसाब से जो ओवरऑल इंडस्ट्री का साइज है वो है लगभग 22 लाख करोड़, उसमें से 13 लाख करोड़ जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है फिक्स्ड इनकम की तरफ। अब फ्रैंकलिन का जो ये क्रेडिट रिस्क पोर्टफोलियो है जिसमें 6 फंड बंद हुए हैं, लगभग 28,000 करोड़ है। तो ये ओवरऑल क्रेडिट रिस्क मार्केट जो है उसका साइज क्या है, और क्या जितनी भी 32 की 32 एएमसीज हैं उनके प्रोडक्ट्स इसमें हैं, या गिनी चुनी 10-12 एएमसीज हैं जो ये इस प्रोडक्ट को ऑफर करती हैं? तो जो बड़ी एएमसीज है उनमें से बहुतेक लोग क्रेडिट रिस्क फंड ऑफर करते हैं, बट उनकी साइज टेम्पल्टन जितनी बड़ी नहीं है। दूसरी चीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो निमेश ने बताई कि हर किसी की स्टाइल अलग है। कोई वीरेंद्र सहवाग है जो पहले बॉल पे छक्का मार सकता है और आउट भी हो सकता है। कोई चेतेश्वर पुजारा या राहुल द्रविड़ है जो अपनी विकेट देने को तैयार ही नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट रिस्क फंड है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत ही सीमित क्रेडिट रिस्क लिया है। उनका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, उनकी क्रेडिट क्वालिटी काफी अच्छी है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उनके पोर्टफोलियो में जो क्रेडिट रिस्क के पेपर्स है वो काफी लिक्विड है, काफी रीजनेबली लिक्विड है। करेक्ट। तो जो बहुतेक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उनके क्रेडिट रिस्क फंड आज की तारीख में भी अच्छी क्रेडिट क्वालिटी और लिक्विडिटी प्रोफाइल रख रहे हैं, और एक नॉर्मल रिडम्पशन आता रहे तो उसे हम आराम से मैनेज कर लेंगे, उतनी लिक्विडिटी हमने रखी है। अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि अगर किसी ने पहले रिडीम कर लिया तो जो पीछे रह गया वो आदमी का रिस्क बढ़ गया। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब भी रिडम्पशन आएगा हम जो लोएस्ट क्रेडिट रिस्क वाला पेपर है वह बेचेंगे, ताकि वी आर फेयर टू पीपल हु आर कमिंग इन। जो आदमी इन्वेस्टर हमारे साथ रह रहा है उसके साथ भी सही ताल्लुक रखे, और जो जा रहा है वो भी अपने रिस्क का शेयर लेके जाए। तो जो इन्वेस्टर क्रेडिट रिस्क फंड में निवेश करके रहेगा, इन्वेस्टेड रहेगा, उसकी रिस्क प्रोफाइल हम बढ़ाएंगे नहीं। जो एग्जिस्टिंग रिस्क है उसको सारे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा करते हैं निमेश भाई, जरा इस प्रॉब्लम की तरफ जरा और बारीकी से नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास ने 50,000 करोड़ रुपए रखे थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, ताकि वो छोटी एनबीएफसीज को ये लेंड करें। अब जब वो ऑक्शन हुआ तो उसमें सिर्फ 50% डिमांड आई और बहुत ही जबरदस्त रिस्क एवर्जन आपको देखने को मिला पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक एनबीएफसी को लेंड नहीं करेगा तो ये एनबीएफसी किस हिसाब से पैसे लौटाएगी म्यूचुअल फंड्स को? आपके हिसाब से किस तरीके का
कोई कॉन्फिडेंस मेजर लिया जाए ताकि बैंक्स दोबारा लेंडिंग शुरू करें, चाहे वो एसएल ग्रुप को हो, चाहे वो फ्यूचर ग्रुप को हो, जिनके नाम आ रहे हैं इन कमर्शियल पेपर में, और ये एक लिक्विडिटी का जो चक्का जाम हुआ है वो खुले। क्राइसिस इस बात का नहीं है कि आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्राइसिस ये है कि लिक्विडिटी ड्राई अप हो चुकी है और बिना लिक्विडिटी के कोई भी फाइनेंशियल मार्केट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता। चेंज दिस कि लिक्विडिटी तो है मार्केट में, बैंक्स के पास पैसे, अगर हम रिवर्स रेपो में देखें तो 7 लाख करोड़ रिवर्स रेपो में रखे हुए हैं, तो बैंक्स के पास पैसे तो है, वो पैसे। और आपने ये एनबीएफसी की बात, इफ यू लुक एट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर से, ज्यादा करके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज इन द बिग एनबीएफसीज ओनली, वेदर एक जिनको आज भी लोग पैसा देने को तैयार है, राइट। देयर आर अ लॉट ऑफ एनबीएफसीज। कोई भी मार्केट में जब 1.5 साल से ये एनबीएफसी की बात कर रहे हैं हम, तो आज भी कुछ एनबीएफसी है जो बढ़ रही है, जिनको हम पैसा देने में बहुत खुश है, वही एनबीएफसी बची है। बाकी सारी एनबीएफसी जिसपे थोड़े क्वेश्चन मार्क थे, उन्होंने सारा पैसा म्यूचुअल फंड का वापस कर दिया। सो जो आज छोटी एएमसी में तो था ही नहीं, और जो बड़ी एएमसी में थे, ज्यादा करके पैसा वापस आ गया। So NBFC was a problem of October 2018, right? By the time you are in March 2020, ज्यादा करके पैसा, right? I am saying ज्यादा करके पैसा most of the mutual funds में आ गया। I'll give you a perspective. You are talking about the total figures. 50,000 करोड़ है टोटल क्रेडिट रिस्क फंड, राइट। 50,000 करोड़ से भी कम है, विद फ्रैंकलिन का भी चला गया तो उससे भी कम हो जाएगा। So around 45 और 50,000 करोड़ के बीच में 13 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री है, उसमें 50,000 करोड़ से कम क्रेडिट रिस्क फंड में है, बाकी सब नॉन क्रेडिट रिस्क फंड, राइट। सो क्रेडिट रिस्क फंड 50,000 करोड़ के, उसमें अगर हमारा फंड देख लीजिए तो हमारा फंड 10,000 करोड़ का फंड होगा, उसमें 70% जितने जो पेपर्स है वो AA- एंड अबव है, राइट। सो दे आर लिक्विड। अगर मुझे कल बेचना पड़े तो बेच के पैसे वापस कर सकता हूं। हमारा तीनों का कहने का मतलब यही है कि जो टेम्पल्टन में हुआ, टेम्पल्टन वो सारे प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाया था जो उसके पास पेपर है, पर अगर आपके पास AA- पेपर है और सरकार ये व्यवस्था कर देती है कि ये AA- ये क्रेडिट क्वालिटी तो ठीक है, तो ये क्रेडिट क्वालिटी के पेपर हम मार्केट में दे सकते, राइट। सो दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। And as soon as people know that there is a line, हम लोग वापस वही रिपीट कर रहे हैं, जैसे ही लोगों को समझेगा कि लाइन है तो रिडम्पशंस अपने आप नहीं हो। सो टुडे क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ओनली इफ यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। सो एनबीएफसी का वेदर 50,000 करोड़ में से 13,000 करोड़ हुआ, 20,000 करोड़ हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा करते हैं निमेश भाई, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया है, जिसमें नीलेश भाई एग्जिस्टिंग चेयरमैन हैं और आप दोनों फॉर्मर चेयरमैन हैं, वो क्या कर रही है एज अ एस्टैब्लिशमेंट सरकार के साथ इस समस्या को परा करने के लिए, और जो समस्या हमारे सामने है लिक्विडिटी की, उसको दूर करने के लिए। जुड़े रहे हमारे साथ, थोड़ी देर में हम फिर हाजिर होते हैं। चर्चा हो रही है म्यूचुअल फंड्स की परेशानी पर, जो कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 म्यूचुअल फंड क्रेडिट रिस्क फंड्स बंद होने के बाद शुरू हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में हम वापस आते हैं।